Hello students, I am Dr. Umesh Bansod from the Department of English, JM Patel College, Bhandara, Maharashtra. In today's lecture, we shall discuss how I became a public speaker, an extract by George Bernard Shaw. इंग्लिश लिटरेचर में जाने माने जो भी एसेइस्ट नॉवेलिस्ट रहे हैं उसमें एक बहुत बड़े राइटर के रूप में जॉन बर्नार्ड शॉ को जाना जाता है। अपने जीवन में ओरेटरी को हासिल करने के लिए, एक ओरेटर बनने के लिए, एक वक्ता बनने के लिए जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने जिस प्रकार की मेहनत की है, संघर्ष किया है, उस संघर्ष को हम जानने का प्रयास करेंगे। डेमोक्रेटिक नेशन में जहां पर जमहूरियत है, लोकतंत्र है, ऐसे देशों में बोलना कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है, इन सारी चीजों को हम समझने का प्रयास करेंगे। How I became a public speaker is a personal experience of George Bernard Shaw about becoming an orator. Bernard Shaw's How I Became a Public Speaker recalls how he became a successful public speaker. Before taking his public speaking career, he knew nothing about public oration and meetings. ओरेटरी के बारे में, मीटिंग्स के बारे में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ इसके पहले कुछ भी नहीं जानते थे, पर when he spoke for the first time, he became nervous and failed in that endeavor. पर जब उन्होंने बोलने का प्रयास किया, वो बोलने के लिए खड़े हुए, तो वो अपना परफॉर्मेंस बराबर दे नहीं पाए, नर्वस हो गए और अपने पहले ही प्रयास में वो नाकामयाब रहे। पर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने अपने प्रयासों को जारी रखा। पर इस प्रोज को पढ़ने के पहले कुछ सवालों को भी हम समझ लेते हैं कि इस प्रोज को समझने के बाद कौन कौन से क्वेश्चंस का सामना आपको करना है। डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स शॉस फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ पब्लिक स्पीकिंग एंड व्हाट डिड दिस रिजल्ट इन। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के पब्लिक में बोलने का पहला अनुभव कैसा रहा और इसका परिणाम क्या हुआ, इसका जवाब आपको तलाश करना है। Shaw says of the early debates of at the Jesuitical Society, and I suffered agonies that no one suspected. Describe three of these agonies. किस प्रकार की कठिनाइयों का, तकलीफों का सामना जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने अपने स्पीकर बनने के जर्नी के दौरान किया है। जेनेटिकल सोसाइटी में जब भी वो बोलने के लिए, डिबेट के लिए जाते थे, तो क्या परेशानियां होती थी सिर्फ शॉ ही जानते हैं। ये कौन कौन सी परेशानियां हैं आपको बतानी है। डिस्क्राइब द इंसिडेंट एट सेंट जेम्स हॉल इन योर ओन वर्ड्स। पब्लिक स्पीकिंग में प्रैक्टिस करते करते सेंट जेम्स हॉल में उनके साथ क्या वाकया होता है, कौन सी घटना होती है, आपको अपने शब्दों में इस सवाल का जवाब लिखना है। बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव रेड, ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ शॉ एज अ पब्लिक स्पीकर। जैसे जैसे हम प्रोज को पढ़ेंगे, हम जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के स्पीकर बनने के सफर को भी देखेंगे। तो आपको जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एक पब्लिक स्पीकर कैसे बनते हैं, इस प्रगति के आलेख को भी आपको अंकित करना है पेपर में। एंड कमेंट ऑन शॉस प्रो स्टाइल, शॉ का प्रो स्टाइल कैसा है, स्पेशल एम्फेसिस ऑन द ह्यूमर इन हिज राइटिंग, उनके राइटिंग में किस उच्च लेवल का ह्यूमर छिपा होता है वो भी आपको बताना है। एंड व्हाट डज दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम शॉस ऑटोबायोग्राफी टेल्स अस अबाउट हिम एज अ पर्सन। एक व्यक्ति के बारे में ऑटोबायोग्राफिकल नोट अगर हमें लिखना है तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के बारे में हम क्या लिख सकते हैं, उससे भी हमें सोचना पड़ेगा। हाउ डू यू फील बिफोर स्पीकिंग इन पब्लिक, एक पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन है। जब भी आप पब्लिक में बोलते हैं, किसी भी सभा में जाते हैं, भाषण देते हैं, तो आप कैसे महसूस करते हैं। एंड हाउ डू यू प्रिपेयर, और आप उसके लिए कैसे तैयारी करते हैं। सीमा पर बंदूक लेकर जाना, युद्ध करना कभी कभी आसान हो जाता है, पर वक्ता बन के हजारों लोगों के बीच में खड़ा होना और बोलना बहुत मुश्किल काम होता है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, क्या प्रैक्टिस से कोई भी व्यक्ति परफेक्ट हो सकता है। डू यू एग्री, आप इससे सहमत है। यूज एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर ओन लाइफ टू सपोर्ट योर आंसर्स, आप अपनी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स को कोट कर सकते हैं इन सवालों के जवाब लिखने के लिए। So let us now try to understand how I became a public speaker. Autobiographical note by George Bernard Shaw. George Bernard Shaw, born in 1856 and
died in 1950, was one of the most famous dramatists and orators of the 20th century. 20वीं शताब्दी के जो जाने माने ओरेटर्स रहे हैं, वक्ता रहे हैं, उनमें जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को सबसे फेमस समझा जाता है. His writings included novels, plays, essays, and reviews. He was also a leading critic and an active supporter of socialism. एक क्रिटिक के रूप में, विश्लेषक के रूप में दुनिया तो जानती है, पर सोशलिज्म के, समाजवाद के एक खुले सपोर्टर के रूप में भी दुनिया उनको जानती है. He advocated for the abolition of private property. पर्सनल कोई प्रॉपर्टी ना हो, वो नष्ट कर दी जाए, इस प्रकार के विचार भी उन्होंने रखे. फंडामेंटल चेंजेस इन वोटिंग सिस्टम्स में किस प्रकार के बदलाव चाहिए. इक्वालिटी ऑफ इनकम, कार्ल मार्क्स जिस थ्योरी की बात करते हैं कि सबका इनकम एक समान हो. एंड विमेन्स राइट, महिलाओं के अधिकार. एंड द रिफॉर्म ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट. ऐसे बहुत सारे विषयों को जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने अपने जीवन में छूने की कोशिश की है. He was one of the co-founders of the London School of Economics. लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के संस्थापक के रूप में भी वो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं. He continued to write even in his 90s. अपनी उम्र के 90 के दशक में भी वो लिखते रहे. अब उम्र के 90 साल में तो लोग सिर्फ आराम करते बुढ़ापे में, पर फिर भी बर्नार्ड शॉ अपनी कलम को विश्राम नहीं दे पाए. एंड ही प्लेस हॉर्न्स एंड द मैन, Caesar and Cleopatra, Mrs. Warren's Profession, and Pygmalion, which has been filmed as My Fair Lady, are some of his classics produced by Bernard Shaw. The essay How I Became a Public Speaker is an extract from Shaw's autobiography and describes his entry into public speaking. He describes in detail how he trained for it and the various techniques that he learned in order to become an effective debater. एक प्रभावी वक्ता, वाद विवाद पटु बनने के लिए किस प्रकार से उन्होंने तैयारी की. आप अगर इस लेक्चर को सुन रहे हैं तो आप ये भी समझ लीजिए कि बर्नार्ड शॉ आपको भी टिप्स दे रहे हैं कि अच्छा वक्ता बनने के लिए क्या करना होता है. शॉ वेंट टू अ जेटेटिकल मीटिंग विथ हिज फ्रेंड लेकी. बर्नार्ड शॉ अपने अनुभव को बताते हैं कि वो जेटेटिकल मीटिंग में बार बार जाते रहे. एक डिबेटिंग क्लब है जहां लोग इकोनॉमिक्स से लेके पॉलिटिक्स से लेके बहुत सारे विषयों पर चर्चा करते थे, डिबेट करते थे. इसको जेटेटिकल सोसाइटी के नाम से जाना जाता है. तो वो अपने दोस्त लेकी के साथ वहां जाते थे. ही हैड नेवर स्पोकन इन पब्लिक. वो कभी पब्लिक में इसके पहले नहीं बोले थे. एंड ही डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट पब्लिक मीटिंग्स और देयर ऑर्डर्स. किस प्रकार के पब्लिक मीटिंग्स के ऑर्डर्स होते हैं, कौन से क्रम में क्या बोलना पड़ता है, कैसे बोलना पड़ता है, इसके बारे में उनको बिल्कुल इल्म नहीं था, जानकारी नहीं थी. बट ही थॉट दैट ही न्यू एवरीथिंग एंड ही वाज प्राउड ऑफ हिमसेल्फ. उन्हें ऐसा लगता था कि मैं तो सब कुछ जानता हूँ इसके बारे में, और अपने आप के ऊपर गर्व भी करते थे. एक्चुअली ही वाज कावर्ड एंड नर्वस. पर वो जानते हैं कि वो बहुत नर्वस थे, डरपोक भी थे, डरते भी थे बोलते समय. He spoke something foolish in debate. जब भी डिबेट होते थे जेटेटिकल सोसाइटी में, कुछ तो भी मूर्खतापूर्ण वो बोलते थे. एंड ही वॉज ashamed of himself. उनको उसकी शर्म भी महसूस होती थी. So he decided to join the society and become a good speaker. अपना बार बार अपमान करना तो ठीक नहीं था. इसलिए जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने फिर तय किया कि वो एक अच्छा स्पीकर बनने के लिए सोसाइटी को ज्वाइन करेंगे और मेहनत भी करेंगे. He said that he suffered agonies that no one suspected. वो इस बात को कबूल करते हैं. वो ऐसे दर्द से गुजर रहे थे जो सिर्फ वो खुद ही महसूस कर सकते थे. दूसरे किसी को पता ही नहीं था कि क्या तकलीफ उनको हो रही है. In the process of being a good debater, Shaw could not use notes. अब ये एक परेशानी है, बहुत सारे स्पीकर बोलते समय अपने सामने कागज रखते हैं, पर कागज का इस्तेमाल करना, नोट्स का इस्तेमाल करना, ये इतना भी आसान काम नहीं होता पॉइंट्स को रिलेट करना. He looked at the paper. वो पेपर को देखते थे in his hand, but could not decode a word. बहुत सारे शब्द वो लिख कर लाते थे, पर बोलना क्या है, उस शब्द को एक्सप्लेन कैसे करना, ये भूल जाते थे. तो बहुत सारे शब्दों को डिकोड करते समय ये परेशानी उनको स्टेज पर होती थी. He used to prepare 4 or 5 points and forgot the best.
पाँच छह पॉइंट्स, वो चार पांच पॉइंट्स लिखते थे कागज पर, उसको एक्सप्लेन करने के लिए वो रखते थे रेडी, और उसमें सबसे बेस्ट जो थे वही भूल जाते थे। बहुत सारे लोग जो वक्ता के रूप में बोलते हैं, ऐसा होता है अक्सर कि हम बोलते समय बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को मिस कर जाते हैं। Shaw said that the society must have hated him because he was pretending to be superior at this third meeting. तीसरे मीटिंग में आए, अपने आप को सुपीरियर समझने लगे, पर लोग जान गए थे शायद सोसाइटी की कि मैं ढोंग कर रहा हूँ। वेर ही वॉज आस्क्ड टू टेक द चेयर, और इस मीटिंग में उनको चेयर भी करना पड़ा सेशन को, एंड ही एक्सेप्टेड इट एज इफ ही वाज द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स। और जैसे कोई हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर हो। हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स ये इंग्लैंड के संसद के दो अलग अलग सभागृह है, तो उनको ऐसा लगने लगा कि हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर है। इस तरीके से वो उस मीटिंग में बैठते थे, एंड ही थॉट दैट द सेक्रेटरी मस्ट हैव नोन हिज फियर व्हेन हिज हैंड वाज शेकिंग व्हाइल साइनिंग द मिनट्स ऑफ द प्रीवियस मीटिंग। पर पिछले मीटिंग के मिनट्स जब वो साइन करते समय हाथ थर थर कांप रहे थे, तो उनको अंदाजा तो आ गया था कि सोसाइटी के सेक्रेटरी को ये पता चल गया कि मैं डर रहा हूँ। Shaw admits that his speeches were full of fear, but they were never ignored. पर शॉ मानते हैं कि बहुत सारे स्पीचेस में वो डरे हुए थे, डरते थे, पर अज्ञानतावश उन्होंने वो स्पीचेस नहीं दिए थे। The speaker of the evening, in replying, usually addressed himself almost exclusively to his remarks, seldom in appreciative vein. बहुत बार लोग उनके स्पीचेस की तारीफ भी करते थे। Shaw was ignorant of economics, but read Mill on liberty, on representative government, and on the Irish land questions, and he was full of Darwin, Tyndall, and George Eliot. जॉर्ज बर्नार्ड शॉ बोलते समय डरते थे, पर बहुत सारी किताबें उन्होंने पढ़ रखी थी। इकोनॉमिक्स के बारे में वो पूरे तरह नहीं जानते थे, पर उन्होंने मिल को, लिबर्टी के बारे में उनके क्या थॉट्स है वो पढ़ा था। उन्होंने डार्विन को पढ़ा था, उन्होंने विलियम टेंडल को पढ़ा था, जॉर्ज इलियट को, जिनको हम मेरी एना एवॉन्स के नाम से जानते हैं, उनको भी पढ़ा था। तो ये बहुत सारी चीजें एक वक्ता को जरूरी है कि वो किसी भी सभा में बोलने के पहले बहुत कुछ पढ़कर जाए। His first success was when the society paid to art, of which it was utterly ignorant. The tribute of setting an evening aside for a paper on it. His performance helped his a lot to wipe his previous impression as an idiot. धीरे धीरे पढ़ाई के आधार पर और प्रैक्टिस के आधार पर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ सक्सेसफुल स्पीकर के रूप में बोलने लगे। जब उनको ऐसे अलग अलग इवेंट्स के लिए पैसा दिया जाने लगा, तो उनको एहसास हो गया कि वो कामयाब हो रहे हैं, और उनके इस परफॉर्मेंस ने, अच्छे होते हुए परफॉर्मेंस ने उनको एक करेज दिया, एक साहस दिया। प्रीवियस मीटिंग्स में जैसे उनको लोग इडियट समझते थे, एक बेवकूफ की तरह वो बोलते थे, अभी वो वैसा नहीं रहा। He firmly decided and attended all the meetings in London where debates followed lectures. जहाँ बहुत सारी सोसाइटीज थी लंदन में, डिबेटिंग सोसाइटी थी, वहां पर जो लेक्चर्स होते थे, तो उन्होंने हर एक मीटिंग को जाना तय कर लिया। एंड ही स्पोक इन द स्ट्रीट्स, वो रास्ते पर जहां मौका मिलता था वहां बोलते थे। इन द पार्क्स, किसी पार्क में बोलते थे। एट डेमोन्स्ट्रेशंस, जहां कहीं भी लोग मोर्चा लेकर जाते थे, डेमोन्स्ट्रेशंस करते थे, वहां बोलते थे। एनीवेयर एंड एवरीवेयर वेयर एवर इट वॉज पॉसिबल, जहां कहीं भी पॉसिबल था उनके लिए, वहां बोले बर्नार्ड शॉ। ये सारी जगह है जो आपको प्रैक्टिस दिलाएगी एक अच्छा वक्ता बनने के लिए। इसलिए जो शॉ ने आपको बहुत सारी जगह सजेस्ट की है, whenever you will get the chance, avail the opportunity. जब भी आपको चांस मिलेगा, मौका मिलेगा, आप वक्ता बनना चाहते हैं, लोगों को बोलकर प्रभावित करना चाहते हैं, ये सारी जगह है। ये बहुत सारी जगह है जहां आप स्पीकर के रूप में प्रैक्टिस कर सकते हैं। दिस वॉज हिज एफर्ट टू रिमूव हिज फेयर, ये अपने अंदर के डर को बाहर निकालने का प्रयास था। एंड ही यूज्ड एवरी अपॉर्चुनिटी टू गेट ओवर इट एंड लर्न हिज बिजनेस, और अपने काम को बखूबी बर्नार्ड शॉ सीखते रहे। जहां कहीं भी मौका मिला, अपने अंदर के डर को उन्होंने भगाने का प्रयास किया। शेक्सपियर सोसाइटी अंडर एफ जी फर्निवॉल provided his literary evenings.
जैसे जेनेटिकल सोसाइटी थी, वैसे ही शेक्सपियर सोसाइटी भी थी। और एफ जी फर्निवॉल्ट जो थे, उन्होंने ये कई बार मौका शॉ को भी दिया है, जो लिटरेरी इवनिंग्स होती थी। शाम के समय लिटरेचर के ऊपर चर्चाएं करना, एक प्रकार का कॉफी हाउस कल्चर भी इंग्लैंड में रहा है। He joined another very interesting debating society called Bedford, founded by Stafford Brooke। फिर जेनेटिकल सोसाइटी, शेक्सपियर सोसाइटी के बाद में उन्होंने बेडफोर्ड सोसाइटी को ज्वाइन किया, जिसको स्टफोर्ड ब्रुक ने फाउंड किया था, एंड बेडफोर्ड चैपल टू डिवोट हिमसेल्फ टू लिटरेचर। एंड ऑल these meetings he took part in the debates, his excessive nervousness soon decreased। इतने सारे सभाओं में बोलने के बाद में, इतनी सारी सोसाइटी को ज्वाइन करने के बाद में, धीरे धीरे उनके अंदर जो निराशा थी, जो नर्वसनेस था, वो कम होते रहा। He soon became known as a socialist orator to have no further need to seek out public debates। अब लोग उनको सोशलिस्ट डिबेटर के रूप में, ओरेटर के रूप में जानने लगे थे। अब उनको अलग से इनविटेशन की राह देखनी नहीं थी। He accepted an invitation from Radical Club at Woolwich to lecture to it। एक बार उन्होंने रेडिकल क्लब उल्विच का एक इनविटेशन लेक्चर के लिए एक्सेप्ट किया। एट फर्स्ट आई थॉट ऑफ रीडिंग रिटन लेक्चर। पहली बार वो कबूल करते कि मैंने सोचा था कि मैं पढ़कर ही वहां पर भाषण दूंगा। फॉर इट सीम्ड हार्डली पॉसिबल टू स्पीक आउट फॉर एन आवर। पर 1 घंटा बोलने के लिए लिखोगे कितना? उनको लगने लगा कि ये नामुमकिन काम है। विदाउट टेक्स्ट व्हेन यू टेल नाउ स्पोकन फॉर 10 minutes और सो ओनली इन डिबेट्स। पर डिबेट्स में इतने सारे लंबे चक्रे स्पीच को लिखकर पढ़ना पॉसिबल नहीं होता। If he had to lecture formally on socialism for an hour, writing would be impossible for want of time। एक ही दिन में अगर हर रोज का ही बोलना है, इतना बड़ा स्पीच कब लिखेंगे? तो समय के कम रहते। फिर बर्नार्ड शॉ ने सोचा कि सोशलिज्म के ऊपर अगर मुझे 1 घंटा बोलना भी है, तो मैं लिखूंगा कितना? इसलिए फिर उन्होंने अपनी भाषण देने की टैक्टिक्स को बदल दिया। सो ही स्टार्टेड स्पीकिंग विदाउट राइटिंग। फिर बिना लिखे बर्नार्ड शॉ ने बोलना शुरू किया। द लेक्चर वाज कॉल्ड थीव्स and was a demonstration that the proprietor of an unearned income imposed on the community exactly the same injury as a burglar does। एक चोर जिस प्रकार से किसी भी की भी वस्तु को चुरा लेता है और ले जाता है, पढ़कर भाषण देना तो एक प्रकार की चोरी ही होगी। दूसरे के विचारों को लिखना, वही पढ़कर सुनाना, तो एक बर्गलर, एक चोर जैसे करता है। शायद मैं वैसे ही कर रहा था। पर ही स्पोक फॉर एन आवर इजीली। पर बाद में उन्होंने लिखा हुआ पढ़ना बंद कर दिया और 1 घंटा आसानी से वो पब्लिक के सामने बोल लेते थे। एंड फ्रॉम दैट टाइम ऑलवेज एक्सटेम्पोराइज्ड। और इसके बाद में फिर एक्सटेम्पोर स्पीच के रूप में ही वो बोलते रहे। कोई भी विषय हो जो सामने आया, बिना देखे, बिना पढ़े, उन्होंने फिर भाषण देना शुरू कर दिया। Shaw delivered lectures on socialism for about 12 years, at least 3 times a fortnight। 15 दिन में कम से कम 3 बार उनको लेक्चर होने थे, और ऐसे तकरीबन 12 साल वो सोशलिज्म पर बोलते रहे। He preached whenever and wherever he was asked। जहाँ कहीं भी, जब कभी भी उनको बोला जाता था, वो बोलते थे। It was first come first served with him। और जो कोई भी पहले इनविटेशन देता था, वहां पर वो चले जाते थे बोलने के लिए। When Shaw got an application for a lecture, he gave the applicant the first date he had vacant। जब कोई भी उनकी तारीख लेने आता था, तो पहली तारीख दे देते थे। Whether it was for a street corner, public house parlor, a marketplace, the economic section of the British Association, the city temple, a cellar, or a drawing room, wherever, in whatever place। जो कोई भी जगह हो, जब कभी भी मिले, ऐसे सारी जगह पर वो बोलते रहे। वो तारीख दे देते थे बिना इसकी परवाह किए कि बोलना कहाँ पर है उनको। His audiences varied from tens to thousands। कभी कभी 10 लोग होते थे, कभी हजारों लोग होते थे। He expected opposition but got hardly any। बहुत बार उनका विरोध भी किया गया, क्योंकि बर्नार्ड शॉ जाने जाते हैं कंट्रोवर्शियल बोलने के लिए। हमेशा विरोधाभास उनके स्पीचेस में रहा है। तो ऐसे मुद्दों पर बोलना जहां पर लोग विरोध करते हैं, यही आदत उनके स्पीकर के रूप में रही है। पर बर्नार्ड शॉ ने इन सारे प्रसंगों को
बखूबी अपने डिबेटिंग करियर में देखा भी है, निभाया भी है। One of his best speeches was delivered in Hyde Park in heavy rain to 6 policemen sent to watch him. एक सबसे फेमस जो उनका भाषण रहा है वो हाइड पार्क में, जहाँ लंदन में एक पार्क है, जहाँ पर लोग इस प्रकार से खड़े होकर बोलते हैं और लोग उनको उस पार्क में सुनते हैं। और बारिश हो रही थी, हैवी बारिश थी। इस बारिश में बर्नार्ड शॉ कुछ कंट्रोवर्शियल तो नहीं बोल रहे, ये देखने के लिए कुछ पुलिसमैन भी भेजे गए थे, प्लस ओनली द सेक्रेटरी ऑफ द सोसाइटी। और इन पुलिस वालों के साथ में सोसाइटी के सेक्रेटरी भी थे, दैट हैड आस्क्ड हिम टू स्पीक, हु हेल्ड एन अम्ब्रेला ओवर हिम। सेक्रेटरी छाता लेकर खड़े थे बर्नार्ड शॉ के पीछे, पुलिस वाले सुन रहे थे। He made up his mind to impress those policemen. अब सुनने वाला दूसरा कोई था ही नहीं, ये पुलिसमैन खड़े थे। तो शॉ ने अपने डिबेटिंग स्किल को दिखाया, एक ओरेटर की स्किल को दिखाया, और इन्हीं 6 पुलिस वालों को जो उन्हें घूर रहे थे, उन्हीं को टारगेट करके भाषण देना शुरू कर दिया। एंड लिसन टू हिम, their usual practice after being convinced that he was harmless was to pay no further attention. थोड़ी देर बात करने के बाद में पुलिस वालों को भी लगने लगा कि ये व्यक्ति कोई हार्मलेस है, ज्यादा कुछ तकलीफ वाला बोल नहीं रहा है, तो उन्होंने भी ध्यान देना बंद कर दिया। He entertained them for an hour. फिर उन्होंने तकरीबन 1 घंटा उस पुलिस वालों को एंटरटेन किया, भाषण देते रहे। He can still see their waterproof caps shining in the rain when he shuts his eyes. उम्र के 90 साल के दशक में भी जब बर्नार्ड शॉ आंखें बंद करते थे, उन 6 पुलिस वालों को बारिश में भीगते हुए उनके कैप्स के साथ महसूस कर लेते थे। तो ऐसे कुछ अनुभव बर्नार्ड शॉ के साथ रहे हैं जो अपनी जिंदगी के अंतिम सांसों तक वो भूले नहीं। He never took payment for speaking. जब भी कहीं बुलाते थे चले जाते थे बोलने के लिए, पर अपने बोलने के लिए कभी उन्होंने पैसा नहीं लिया। Sunday societies offered him this usual 10 guineas fee to give the usual sort of lecture avoiding controversial politics on religion. उल्टा उनको 10 गिनी ज्यादा मिलती थी, किस काम के लिए? ताकि बर्नार्ड शॉ कंट्रोवर्शियल पॉलिटिक्स और रिलीजियस सब्जेक्ट पर ना बोले। He always replied that he never lectured on anything but very controversial politics and religion. पर बर्नार्ड शॉ इस बात को बेबाक तरीके से बताते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कंट्रोवर्शियल विषयों के अलावा और किसी विषय पर बोला ही नहीं है, वो राजनीति हो या धर्म हो। आजकल लोग बचते हैं धर्म के बारे में बोलने के लिए। धर्म के ऊपर बोलो तो भावनाएं लोगों की आहत हो जाती है। इतनी भावनाएं इसके पहले कभी आहत नहीं हुई थी लोगों की, पर अभी हो जाती है। तो पॉलिटिक्स और रिलीजन ये 2 ऐसे विषय है, आपने मुंह खोला, आपने कुछ बोले कि सरकार ने आपके खिलाफ कार्रवाई की। बर्नार्ड शॉ की पूरी जिंदगी ऐसे ही कंट्रोवर्शियल विषयों में बोलने पर गई है। That his fee was the price of his railway ticket 3rd class. If the place was farther off than he could afford to go at my own expense. और उनको जो भी आने जाने का सिर्फ किराया देते थे, कभी कभी उनके आने जाने का किराया ज्यादा होता था, अपने पॉकेट से वो टिकट निकालते थे। तो the Sunday Society would then assure him that on these terms he might lecture on anything he liked and how he liked. फिर बाद में संडे सोसाइटी ने इस बात को एश्योर कर दिया था कि वो आप अपने किसी भी विषय पर बोल सकते हैं, जो भी विषय आपको पसंद है। He was credited with the usual fee and expense it and gave it back as a donation to the society. फिर जितनी फीस थी उससे ज्यादा उनको फीस दी जाती थी, पर बर्नार्ड शॉ ने वो फीस भी डोनेशन के रूप में सोसाइटी को लौटा दी। In this way he secured perfect freedom of speech. इस तरीके से वो पैसा भी नहीं लेते थे, जो मिलता था वो भी सोसाइटी को दान कर देते थे। तो सोसाइटी में उन्हें फ्री हैंड बोलने का एक मौका, एक लाइसेंस, एक फ्रीडम मिल गया था। एंड वाज आर्म्ड अगेंस्ट द एक्यूजेशन ऑफ बीइंग अ प्रोफेशनल एजिटेटर। कुछ लोग बर्नार्ड शॉ के ऊपर इल्जाम भी लगाते थे कि आप प्रोफेशनल एजिटेटर हैं, हमेशा आप विरोध करते हैं, शायद लोगों से पैसा लेते हैं और यही आपका काम है। फॉर इंस्टेंस एट द इलेक्शन इन 1892 he was making a speech in the town hall of Dover when a man rose and shouted to the audience not to let itself be talked to buy a hired professional agitator from London.
1892 में एक हादसा, एक वाकया उनके साथ हुआ, इंसिडेंट कह सकते हैं। एक व्यक्ति वही टाउन हॉल में जब वो बोल रहे थे रॉबर में, तो खड़ा हो गया, उनके खिलाफ चिल्लाने लगा कि बर्नार्ड शॉ पैसे लेकर आते हैं और विरोध में बोलते हैं। ही इमीडिएटली ऑफर्ड टू सेल हिम एम्बुलेंस। फिर बर्नार्ड शॉ ने जितना पैसा पेमेंट जो चाहिए था, उनको लगता था कि मिलता है, वो सब ऑफर कर दिया उस चिल्लाने वाले व्यक्ति को। एंड द मैन हेजिटेटेड। फिर उस व्यक्ति ने आनाकानी कर दी। शॉ केम डाउन टू 4। फिर $5 के बजाय $6, आप जितने चाहिए वो ले लो शिलिंग्स। एंड शॉ ऑफर टू मेक द 5 shillings half a crown and shilling 6. When he would not deal even at a penny, Shaw claimed that he must pence, and know perfectly well that Shaw was there at his own expense. अगर बर्नार्ड शॉ ने ऐसा नहीं किया होता तो शायद वो व्यक्ति जो सभा में चिल्ला रहा था कि पैसे लेकर बोलते, जितने पैसे लिए थे वो सब उसको ऑफर कर दे कि तुम ले लो, पर उस व्यक्ति ने नहीं ली। बर्नार्ड शॉ ने उस समय ऐसा करके साबित करके बताया कि सिर्फ पैसे के लिए वो सभाओं में नहीं आते थे। एंड इफ शॉ हैड नॉट बीन एबल टू डू दिस, द मीटिंग वाज अ डिफिकल्ट एंड हॉस्टाइल वन। अगर वो ऐसा नहीं करते तो शायद इस सभा में वो पराजित हो जाते और प्रॉब्ली हाउ ब्रोकन अप, टूट गए होते। लोगों का विश्वास उनके ऊपर नहीं बैठा होता। पर बर्नार्ड शॉ ने उस सभा में अपने आप को साबित करके बताया। शॉ एंड एंटी-फैबियंस ये एक हमेशा से सूत्र रहा है। At one occasion, Shaw was delivering his talk at St. James Hall in London. St. James Hall लंदन में वो बोल रहे थे। At that time, a hostile group entered the room. जो हमेशा उनका विरोध करता था, वो ग्रुप उस रूम में प्रवेश कर गया। And they were anti-Fabians. वो anti-Fabians थे। In few minutes, they broke all the meeting and insisted to make their leaders at the chairman of the meeting. फिर वो लोग शोर हंगामा करने लगे और हंगामा करते समय उन्होंने आग्रह किया कि फैबियन सोसाइटी के जो उनके ग्रुप के लीडर है उनको चेयरमैन बना दिया जाए उस मीटिंग का। फैबियन सोसाइटी एक ब्रिटिश सोसाइटी सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। whose purpose is to advance the principle of social democracy and democratic socialism by gradualist and reformist efforts in democracies rather than by revolutionary overthrow. फैबियन सोसाइटी इस प्रकार का विश्वास करती है कि किसी भी प्रकार का रिवोल्यूशनरी ओवरथ्रो गवर्नमेंट का करने के बजाय एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट तरीके से वो कुछ बदलाव उम्मीद करते हैं। तो इन लोगों ने, फैबियन सोसाइटी के लोगों ने वहां पर तमाशा करना शुरू कर दिया। शॉ स्कोर्ड देयर नोशन एंड डेल्ट विद देम केयरफुली। शॉ समझ गए थे कि ये लोग इस सभा को नष्ट करने आए, तहस नहस करेंगे और बोलने नहीं देंगे। ही डिमांडेड सम टाइम टू गिव अ टॉक। फिर बर्नार्ड शॉ ने अपनी चतुराई दिखाई, उनसे कुछ वक्त मांगा थोड़ा सा बोलने के लिए। फॉर अ लॉन्ग टाइम बाय दिस परस्यूसिव स्पीच द न्यूज़पेपर रोट आर्टिकल्स क्रिटिसाइजिंग द एंटी-फैबियंस। फिर बर्नार्ड शॉ अपने अनुभव के आधार पर, अपनी पढ़ाई के आधार पर बोलते रहे। दूसरे दिन जो अखबार में खबर छपी वो एंटी-फैबियंस थी। द शॉ बाय हिज विट डिस्ग्रेस्ड ऑल द एंटी-फैबियंस। जो एंटी-फैबियंस थे उन सभी लोगों की क्या जगह थी, ये बर्नार्ड शॉ ने दिखा दिया जब दूसरे दिन पेपर में भी उनको फैबियंस को क्रिटिसाइज किया गया। His public speaking brought me very necessary qualification for a political work, the committee habit. ये जो अलग अलग पब्लिक स्पीकिंग वो करते रहे, इनसे उनको अनुभव मिला और ये अनुभव उनके राजनीतिक करियर में इम्पोर्टेंट रहा। Whatever society he joined, he was immediately placed on the executive committee. फिर जब किसी भी सभा में वो बोलते थे, वहां पर उनको एग्जीक्यूटिव कमेटी में ले लिया जाता था। At first, Shaw did what authors usually do in their bohemian anarchism and individualism. बर्नार्ड शॉ पहले वही करते रहे जो एक बोहेमियन, एक अनकन्वेंशनल पर्सन को करना चाहिए, और एनार्किज्म की बात वो करते हैं। एक पॉलिटिकल बिलीफ ऐसा होता है जिनको लगता है कि देश में कोई सरकार ही ना हो, किसी प्रकार की शासन व्यवस्था ना हो, जिसको एनार्किज्म के नाम से जानते हैं। और अपने व्यक्तिवाद के बारे में इंडिविजुअलिज्म के रूप में वो बोलते रहे। व्हेन दे आर डिफीटेड ऑन एनी इशू दे रिजाइन। ये बोहेमियन, एनार्किज्म, इंडिविजुअलिज्म, ऐसे बहुत सारे इश्यूज है जहां पर बहुत सारे लोग बोलते हैं, और जब बोलते हैं और लोग उनकी बात नहीं सुनते, वो पराजित हो जाते,
वो रिजाइन कर देते हैं। शॉ डिड दिस व्हेन द लैंड रेस्टोरेशन लीग रिफ्यूज टू ऐड सोशलिज्म इन इट्स प्रोग्राम। शॉ ने ऐसा किया था एक बार जब लैंड रेस्टोरेशन लीग ने उनके विचारों को, सोशलिज्म के विचारों को अपने प्रोग्राम में डालने से मना कर दिया था। पर शॉ को इस बात का पता चला कि रिजाइन करना और वहां से अपने आप को अलग कर देना ये उपाय नहीं है। ही नेवर डिड इट अगेन, और बाद में फिर इस रेजिग्नेशन के नेवर रिजाइन रूल को उसने उन्होंने फॉलो किया। ही सून लर्न द रूल नेवर रिजाइन। आप किसी भी समिति में, कमेटी में काम करते हैं, इमोशनल होके, भावुक होकर आप रिजाइन नहीं कर सकते। अगर आप नहीं हैं तो आपकी बात सुनने वाला भी कोई नहीं रहेगा वहां पर। He learned also that committees of agitators are always unanimous in the conviction that something must be done, but very vague as to what. जो लोग विरोध करते हैं एजिटेटर्स से, उनके बारे में तो एक यूनानिमिटी होती है, कन्विक्शन होता है उनके अंदर कि करना कुछ है, पर क्या करना है उसके बारे में वो अस्पष्ट होते हैं। दे टॉक एंड कम टू नो कंक्लूजन। वो बोलते हैं, बहुत बोलते हैं, और किसी भी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचते। द मेंबर हु हैज समथिंग डेफिनेट टू पर्पस and who keeps it up his sleeves until the rest are completely bothered is then master of the situation even when nobody quite agrees with him. अगर आप में हिम्मत है तो जब सारे लोग आपका विरोध करते हो, आपको अपनी बात को तब तक कहना है जब तक आप उनको कन्विंस नहीं कर लेते। एंड इट इज दैट और नथिंग एंड समथिंग मस्ट बी डन। दिस इज हाउ अ मैन इन अ माइनॉरिटी ऑफन बिकम्स अ लीडर। और यही है, जब आप संख्या में कम भले ही हो, पर आप अपनी बात को कन्विंस करना जानते हैं, तभी आप माइनॉरिटी होने के बावजूद भी उस मेजॉरिटी वाले भीड़ में लीडर बन सकते हैं। ही वॉज ऑफन इन ए माइनॉरिटी ऑफ वन, और हमेशा वो अपने आप को अकेला ही महसूस करते रहे। शॉ एंड एच वेल्स के बारे में कुछ प्रसंग ऐसे में वो वो लिखते हैं। Shaw got perfection in community training along with platform। एच वेल्स भी बहुत बड़े राइटर हैं, विद्वान हैं, और अलग अलग मौकों पर एच वेल्स और शॉ को आमने सामना डिबेट में हुआ है। पर बर्नार्ड शॉ का टेक्निक, प्लेटफॉर्म टेक्निक ज्यादा जबरदस्त है शॉ वेल्स की तुलना में। ही गॉट ग्रेट सक्सेस एज ए पब्लिक स्पीकर। पर शॉ ने एच की तुलना में पब्लिक स्पीकर के रूप में बहुत ज्यादा कामयाबी हासिल की। ऑन द कॉन्ट्ररी, एच was a gifted writer and thinker, never practiced this talent। पर एच ने, बर्नार्ड शॉ ने जिस प्रकार बहुत सारी सभाओं में बोला है, अपने टैलेंट का इस्तेमाल एच ने उस प्रकार से नहीं किया। At one meeting, H. Wells tried to insult the Fabian Society, but Shaw, by his talent as a platform artist, defeated Wells' views। एक सभा में ऐसा हुआ कि एच. वेल्स ने फैबियन सोसाइटी का अपमान करने का प्रयास किया था, पर बर्नार्ड शॉ ने अपने विजडम के द्वारा, अपने टैलेंट के द्वारा उसी प्लेटफॉर्म पर एच. वेल्स को डिफीट किया और अपने व्यूज उस सभा में रखे। शॉ must not leave incipient orators to suppose that his techniques as a speaker was acquired by practice alone। जो इस लेक्चर को सुन रहे वो ये ना समझे कि सिर्फ प्रैक्टिस से ही बर्नार्ड शॉ ने ये महारत हासिल की। प्रैक्टिस ओनली क्योर्ड हिज नर्वसनेस। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने से उनका नर्वसनेस चला गया। एंड अकस्टम्ड हिम टू स्पीक टू मल्टीट्यूड्स एज वेल एज टू प्राइवेट पर्सन्स। बहुत सारे लोगों के सामने, कुछ लोगों के बीच में बोलने का एक साहस इस प्रैक्टिस ने उनको दिया है। He practiced the alphabet as a single practice skills until he was in no danger of saying Llewellyn did this her pointed sword। इस प्रकार से कुछ तो भी ब्लैबर वो करते थे, पर जब तक वो लो here I leaned thee this sharp pointed sword इतने स्पष्ट तरीके से जब तक बोलना नहीं सीखे, तब तक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने प्रैक्टिस की है। Lesson in education should always be taken by public speaker when he phonetically competent teacher is available। जब भी आपको अच्छा स्पीकर बनना है, भाषा आपकी शुद्ध हो, उच्चारण स्पष्ट हो, फोनेटिकली आप साउंड हो, बट आर्ट must conceal its artificiality। पर कला को, बहुत ज्यादा कला से आपको छुपाते आना भी चाहिए। एंड द ओल्ड एक्टर who professes to teach acting and knows nothing of phonetic speech training
is to be avoided like the plague. पर बर्नार्ड शॉ एक हिदायत भी देते, अगर आप बहुत बड़े एक्टर्स भी हैं पर आप फोनेटिक्स के बारे में, स्पीच ट्रेनिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानते, तो किसी प्लेग की बीमारी की तरह आपको इन चीजों को अवॉइड करना है. In the conclusion, Shaw cured his nervousness by his regular practice on public speaking in gradual manner. He delivered speeches on various themes till at the age of 85. उम्र के 85 साल तक बर्नार्ड शॉ अलग अलग तरीके से बोलते रहे, प्रैक्टिस करते रहे. All of his speeches were highly commending and entertained everyone who hears them. आज भी जो कोई भी उनके भाषणों को पढ़ता है, सुनता है, प्रभावित होता है. His socialist views were reformatory and made the people aware of social conditions of London. लंदन के सामाजिक परिस्थितियों के बारे में बर्नार्ड शॉ अपने भाषणों के माध्यम से हमेशा लोगों को आगाह करते रहे. उम्मीद करते हैं कि इस चर्चा से बर्नार्ड शॉ के एक सफर को एक ओरेटर के रूप में वो कैसे लोगों के बीच में प्रभावी वक्ता के रूप में प्रसिद्ध हुए, इस जर्नी को, इस सफर को हमने समझने का प्रयास किया. दिस लेक्चर इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन यूट्यूब एट ग्रामर प्लैनेट बाय डॉक्टर उमेश बंसोड़. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.